दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि 10वें दिन से लेकर हमारा फ्लॉक बिकने तक, मतलब हमारे फार्म में जो मुर्गियां हैं वो 10वें दिन से और मुर्गियां बिकने तक कब कब और क्या क्या दवाइयां हमें देनी चाहिए, ये आज हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि मैं क्या देता हूँ 10वें दिन से अपना फ्लॉक बिकने तक। तो दोस्तों, पहले दिन से 10 दिन तक जो दवाइयाँ देनी होती हैं वो मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है। उसका टॉपिक भी यही है कि पहले दिन से लेके चूज़े की 10 दिन की दवाइयाँ और मैनेजमेंट। तो 10 दिन से पहले की जो आपको वीडियो देखनी है दवाइयों वाली, वो आप उसको सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जो जानकारी मैं देता हूँ वो अगर आपके मतलब की होती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो। क्योंकि जैसे जो वीडियो ये मैं बना रहा हूँ 10 दिन से आगे की दवाइयों का, अब आपको पहले दिन से 10 दिन की दवाइयाँ चाहिए होंगी या देखना होगा, तो अगर सब्सक्राइब आपका करा हुआ है चैनल, तो आप सब्सक्राइब में जा कर के मेरी सारी वीडियो जब चाहे तब सर्च कर देख सकते हैं। आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगी ज़्यादा। और सब्सक्राइब नहीं होगा तो फिर उसको ढूंढने में समय लगता है, थोड़ा परेशानियाँ आती हैं। इसीलिए मैं लोगों से उनसे कहता हूँ, जो मेरे फार्मर भाई हैं, कि जिनके मतलब की वीडियो हैं, जो मैं जानकारी दूँ उनके मतलब की हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिनके मतलब की नहीं है तो उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है सब्सक्राइब करने की, क्योंकि उनके तो मतलब की है ही नहीं वीडियो, तो उनका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो आ जाते हैं हम दोस्तों अपने पॉइंट पर। मैं 12वें 13वें दिन गम्बोरो वैक्सीन करता हूँ अपने बर्ड के लिए। पहले गम्बोरो वैक्सीन जो थी मैं आँख और नाक में किया करता था, खुद बैठता था, अपने लेबर के लड़कों को सिखा रखा था मैंने, उन्हें बिठालता था। और एक आइस बॉक्स था मेरे पास, आइस बॉक्स में जो है वैक्सीन रखते थे हम लोग, और ड्रॉपर भी रखते थे। थोड़ी थोड़ी देर में ड्रॉपर चेंज करके हम लोग आँख नाक में डाला करते थे, जिससे हमारा 10,000 का जो फ्लॉक हुआ करता था, तो उसमें बहुत समय लगता है, लगभग पूरा दिन ही लग जाता था हमें। तो हमने ये देखा कि जहाँ तहाँ हम फार्मों पे हमने सर्वे किया दोस्तों से, अपने फार्मर भाइयों से, तो वो लोग पानी में पिलाया करते थे इसको। तो जो पानी में पिलाया करते थे वैक्सीन, उनके यहाँ भी कामयाब हो गई। गम्बोरो जो वैक्सीन हो या जो भी हो, वो पानी में पिलाकर भी कामयाब हो गई उनके यहाँ। तो जब उनके यहाँ कामयाब हुई तो हमने भी प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल में कामयाबी मिली, मतलब कामयाब हो गई। लेकिन उसका तरीका ये था, मैं जो आपको बता दूं वैक्सीन कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, अगर सर्दी का मौसम है, ज़्यादा सर्दी का, तो बर्ड को सुबह 6 बजे से प्यासा रखते हैं, करीब 9-10 बजे तक। 9 बजे तक तो रखते ही रखते हैं। तो 9 बजे तक लगभग धूप इतनी नहीं आती है ना, इतनी गर्मी होती है। इन 3 घंटे बर्ड में खूब प्यासा हो जाता है। उसके बाद हम जो है लगभग आधा लीटर हर ड्रंकर में पानी डालते हैं वैक्सीन वाला, और आधा लीटर पानी को पिलाने के लिए हम बर्ड को चलवाते हैं, और बहुत तेज़ी से जो है बर्ड उसको सारी वैक्सीन को पी जाता है, लगभग 15 से 20 मिनट में। तो वो वैक्सीन हमारी कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने तरीका भी बता दिया आपको वैक्सीन लगाने का, कि मैं कैसे लगाता हूँ। पानी में दे देता हूँ वैक्सीन को, ठीक है, और पाइपलाइन को बंद रखता हूँ ऊपर से, टैंकी टोटी को, और बाकी जो दवाई वैक्सीन वाली पानी होता है वही पिलाता हूँ। अब इसके बाद क्या करता हूँ, वैक्सीन देने के 1 घंटे बाद करीब मैं कोई भी मल्टीविटामिन या विटामिन ई बर्ड को दे देता हूँ। और पानी में उस दिन कोई भी सैनिटाइज़र या एसिडिफायर नहीं चलाता हूँ मैं। तो ये तो हो गई वैक्सीन मेरी 12वें 13वें दिन की, ठीक। अब इसके बाद मैं ये करता हूँ 15वें दिन से या 16वें दिन से 3 से 4 दिन के लिए बर्ड को हल्दी और चीनी देता हूँ फीड में मिला करके। तो फीड में जो मिलाकर चीनी और हल्दी देता हूँ, तो उसको मैं एक बैग में 50 किलो के बैग में 50 ग्राम हल्दी मिलाता हूँ, और जिस वक्त 15-16 दिन का बर्ड होता है तो 1000 बर्ड पर आधा किलो चीनी मिलाता हूँ। बर्ड बड़ा होता है तो उसके लिए मैंने आगे वीडियो बना दी थी एक टॉक्सिसिटी वाली, उसमें मैंने मात्रा बता रखी है। 1 किलो चीनी 1000 बर्ड पे लगती है। अगर कोई चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो 3 से 4 दिन ये लगाता हूँ मैं, 15, 16, 18, 19 इस तरीके से दिनों में लगाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ 19, 20, 21वें दिन पे। तो उस समय में करता हूँ मैं प्रिवेंशन CRD का, जो एंटीबायोटिक से करता हूँ। तो 3 से 4 दिन मैं एंटीबायोटिक देता हूँ अपने बर्ड को ड्रंकर डोज में, ताकि आगे जाके CRD की परेशानी ना आए। और
उससे जो है बर्ड में CRD का प्रिवेंशन होने से बर्ड हमारा सेफ़ रहता है। तो अब ये 21-22वें दिन जो भी इसके 4 दिन पूरे हो जाएँ, 3 दिन हो जाएँ, तो एंटीबायोटिक में रोक देता हूँ, ठीक है। एंटीबायोटिक में मैं लीवोफ्लॉक्सासिन BH देता हूँ, जो कि मैरीफ्लॉक BH के नाम से मेरे पास आता है। बाकी आपके क्षेत्र में जो अच्छा एंटीबायोटिक मिलता हो, जो भी दुकानदार आपको बताए कि ये अच्छी कंपनी का है और अच्छा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन में। अब आता है 24-25वां दिन। तो दोस्तों ऐसा है, अगर मंडी बहुत अच्छी चल रही है, मंडी का रेट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस समय में लीवर के साथ ग्रोथ प्रमोटर लगा देता हूँ मैं। 10 ml 100 बच्चे से लीवर और 10 ml 100 बच्चे पे ग्रोथ प्रमोटर मिला करके लगा देता हूँ मैं, अगर मंडी अच्छी चल रही है तो, जिससे हमारा बर्ड तैयार हो जाता है। ग्रोथ प्रमोटर लगाने से होता क्या है कि बर्ड हमारा तकरीबन 3 दिन पहले तैयार होता है, क्योंकि जो फीड हमारे बर्ड को मतलब 38 दिन में खानी थी, वो 38 दिन वाली 35 दिन में फीड खा लेता है वो। तो जब फीड जल्दी खाता है, ज़्यादा खाता है, तो बर्ड भी हमारा तेज़ी से सही तैयार होता है और कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट FCR में भी मिल जाती है ग्रोथ प्रमोटर लगाने से। लेकिन अगर मंडी सही नहीं होती है या मंडी डाउन चल रही होती है, तो बर्ड में उस समय तो कोई भी बर्ड तेज़ी से तैयार करना नहीं चाहेगा, इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ और मैं कोई ग्रोथ प्रमोटर, कोई लीवर नहीं देता हूँ। तो फिर मैं रिपीट क्या करता हूँ इसको, 28वें दिन से 28, 29, 30, 3 से 4 दिन फिर मैं हल्दी और चीनी रिपीट करता हूँ फीड के अंदर। कोई लीवर नहीं देता हूँ, कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं देता हूँ। और अगर सर्दी के दिन हैं या दिन ऐसे हैं जिनमें पर्दे बंद हो रहे हैं रात के समय में, तो उस समय में मैं किडनी की दवाई ज़रूर देता हूँ। और किडनी की दवाई मैं 15वें दिन भी देता हूँ, 15, 16, 17 दिन एक टाइम में हल्दी चीनी का फीड में मिलाता हूँ। और किडनी की दवाई पानी में मिलवाता हूँ ड्रिंकर डोज में, अगर पर्दे बंद होने का समय है। और पर्दे बंद होने का समय नहीं है तो किडनी की दवाई भी मैं नहीं देता हूँ। जब कभी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी मान लो किडनी स्वेलिंग आ रही है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बीमारी परेशानी है, मुझे एंटीबायोटिक कोई ऐसा यूज़ करना पड़ रहा है हैवी डोज में, तो फिर मैं किडनी यूज़ करता हूँ, लीवर यूज़ करता हूँ, वरना लीवर किडनी भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये हल्दी का जो मेरा चीनी का जो फार्मूला है, ये आपका 28 दिन से 31 दिन तक या 32 दिन तक फिर कर देता हूँ रिपीट, जिसमें मुझे लीवर और किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी दवाइयाँ 10 दिन से लेके फ्लॉक बिकने तक की, ठीक है। और इसमें वाटर सैनिटाइज़र मैं कंटिन्यू रखता हूँ शुरू से, एक जिसमें कि एसिडिफायर और सैनिटाइज़र दोनों हो, वो वाला यूज़ करता हूँ मैं कंटिन्यू, उसको कभी नहीं रोकता हूँ, सिर्फ वैक्सीन वाले दिन ही रोकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि हम दवाइयाँ ना लगाएं, मतलब दवाइयों का खर्च ना करें। तो दोस्तों अगर हमारा आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर हमारा आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रिवेंशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत हम अगर अपने मैनेजमेंट में कर लेते हैं, तो उसकी वापसी हमें दवाइयों की पैसे की बचत के रूप में मिलता है, उसका जो वापसी आती है। जैसे कि मान लो हमारा कोई बर्ड अगर मैनेजमेंट की वजह से बीमार हो जाता है, तो उस पर 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 10 हज़ार, 40 हज़ार की जो भी दवाइयाँ लगती हैं, और अगर हमने अपने बर्ड में मैनेजमेंट अच्छा रखा तो वो 20-30, 50 हज़ार बचा लिए, तो वो हमारी मेहनत की वापसी आ गई या नहीं आ गई। तो अगर हमारा मैनेजमेंट होगा अच्छा बढ़िया, तो हमें इन और ज़्यादा दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रिवेंशन ही करना पड़ेगा। क्योंकि प्रिवेंशन करने से होता ये है कि अगर हमने प्रिवेंशन किया हुआ है तो ट्रीटमेंट का खर्च बच जाता है, और ट्रीटमेंट के खर्च में और प्रिवेंशन के खर्च में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मान लो अगर प्रिवेंशन में हमारे 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन में खर्च कर लें और ट्रीटमेंट को बचा लें। अब हम आ जाते हैं अपने मैनेजमेंट पे। अगर मैनेजमेंट हमारा अच्छा है, तो मैनेजमेंट में दोस्तों मैं सिर्फ 3 से 4 बातें ही बताऊंगा, जो कि हर महीने, मतलब हर साल के 12 महीने में अगर वो काम कर लिया, तो उम्मीद ये है कि बर्ड में आपके ना तो दवाइयाँ लगेंगी ज़्यादा, और ना ही बर्ड आपका बीमार होगा, और FCR भी आपका हर लाट में बढ़िया रहेगा। तो मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जैसे कि मान लो नमी पे आ जाते हैं, फार्म के अंदर की नमी, जो कि जिसे बोलते हैं कि आर्द्रता भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर फार्म के अंदर हमारा नमी का वैसे मानक जो होता है, पहले वो बता दूं, नमी का मानक होता है 40 से 60 का सही माना जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर चला जाए तो भी दिक्कत, और इसके नीचे आ जाए तो भी दिक्कत। तो पहले हम ऊपर जाने की बात कर लेते हैं। अगर नमी हमारे फार्म में ज़्यादा आती है, ह्यूमिडिटी जिसे ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा आती है फार्म के अंदर, तो हम उसकी दिक्कतों की बात कर लेते हैं, क्या परेशानी होगी। तो देखिए नंबर 1, अगर फार्म के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है,
तो बर्ड के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नमी जहाँ ज़्यादा है और बर्ड सांस ले रहा है, सांस के ज़रिए पानी अंदर चला जाता है ब्लड में और ब्लड से फ़िल्टर होकर पेट में आता है वो। तो वो इसको किडनी को भी वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और लीवर में भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जब बर्ड के अंदर पानी भरने लगता है। आपने देखा होगा जिस बर्ड के अंदर पानी भरा हुआ हो तो उसमें लीवर किडनी तो डैमेज निकलती हैं, उसका हार्ट में भी दिक्कत होती है, हार्ट का साइज़ भी बढ़ने लगता है। तो अगर नमी ज़्यादा है तो ये सारी परेशानियां, जैसे सांस नली में दिक्कत हो जाएगी। भाई सांस ले रहा है अगर बर्ड हमारा ज़्यादा नमी के साथ में, तो वो सांस के ज़रिए जब अंदर जाती हैं सारी नमी के साथ गैसें भी जाती हैं सारी, तो वो गैसें जाती हैं अंदर, स्क्रैचेस नली में आ जाते हैं, जो सांस नली होती है स्क्रैचेस आ जाते हैं, फेफड़ों में समस्या हो जाती है, फेफड़ों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बनानी है उसको। भाई जो बर्ड को और जो फेफड़ों का काम है वो ऑक्सीजन बनाने का ही तो है, तो वो ब्लड से फ़िल्टर करके ऑक्सीजन बनाते हैं। अब वो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ब्लड से पानी को निकालने के लिए, तो वहाँ भी समस्या जो होती है, फेफड़ों में भी दिक्कत होती है, सांस नली में भी परेशानी आती है और CRD बनने के चांसेस ज़्यादा नमी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लगभग CRD के चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि अगर ज़्यादा नमी रही ज़्यादा दिन तक वो CRD आ ही जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों नमी पे ध्यान रखना है नंबर 1। और नमी, अब ये थी नमी ज़्यादा होने के नुकसान। अब आ जाते हैं नमी कम होने के नुकसान। अगर नमी हमारी कम हो जाती है, जो कि गर्मी के दिनों में जब लू चलती है तो उस समय में नमी बहुत कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत कम होती है, तो जो 40 का हमारा मानक है मिनिमम, उससे नीचे आ जाती है। कभी कभी क्या होता है 20 पे भी आ जाती है। तो जिस समय 20 पे आती है तो ऐसे समझ लो बर्ड के अंदर जो पानी होता है, बॉडी के अंदर जो बॉडी में पानी रहता है, तो वो पानी सूखने लगता है अगर नमी कम है तो। अब वो पानी अगर सूख जाएगा तो बर्ड के अंदर जो ग्लूकोज था वो ख़त्म हो जाएगा। ग्लूकोज ख़त्म होने से होता क्या है, बर्ड लूज़ हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती, ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है और बर्ड में डिहाइड्रेशन होने की वजह से बर्ड के सीने पे आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद निशान होने लगते हैं। जो बर्ड हमारा मरता है उसमें जो है सफ़ेद सफ़ेद निशान सीने पर दिखाई ऐसे देंगे कि आप उसको अगर अपनी फिंगर से, उंगली से आप ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ऐसे फटने लगेगा जैसे कि रोस्ट करा हुआ चिकन होता है। जैसे ज़्यादा आंच पे रोस्ट किया जाता है आग पर या माइक्रोवेव में, तो वो वैसा हो जाता है। आप कभी भी देखना जो वाइट निशान होंगे उसमें फिंगर डालेंगे तो वो फटने लगेगा मांस। तो बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से जो है बर्ड मर जाता है। बर्ड के पैर सूखने लगेंगे, बर्ड का शरीर सूखने लगेगा, बर्ड पंख फैला के लेट बैठ जाएगा जब नमी कम होगी फार्म के अंदर तो। और बर्ड उठेगा तो हांपेगा बहुत ज़्यादा, दिक्कत ऐसे होगी जैसे मान लो बर्ड हमारा बहुत लूज़ हो गया। तो नमी जो है कम भी नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया नमी का। अब आ जाते हैं हम दूसरा बर्ड के अंदर हमारे ऑक्सीजन लेवल। तो ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए कोई मीटर तो होता नहीं है हमारे लोगों के पास में फार्म में, ठीक है। पैसे तो बहुत मीटर हैं लेकिन फार्मों में नहीं होते हैं। तो उसको नापने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम फार्म के अंदर अपने कम से कम ऐसे टाइम में, जिस टाइम में हमें लगे कि पर्दे बंद करने हैं या बंद रहने हैं, उस टाइम में कम से कम 15 मिनट फार्म के अंदर ऐसे सुकून से बैठना चाहिए जो कि हमें एहसास हो सांस लेते वक्त कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, या सांस लेते वक्त हमारी नाक में कोई चुभन नहीं हो रही है, या सांस लेते वक्त हमारी सांस फूल तो नहीं रही है, तो हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल फार्म का ठीक है। या हमारी आंखों में कोई चुभन तो नहीं हो रही है बैठने पर। अगर हमारी आंखों में कोई चुभन हो रही है, या हमारी नाक में कोई चुभन हो रही है, या हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या सांस फूल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बर्ड को कितनी परेशानी होगी, यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम है। ऑक्सीजन लेवल हमें बढ़ाने के लिए पर्दों को खोलना होगा और जो है जो फार्म के अंदर गील गाल बनी हुई होगी उसको निकालनी होगी। और टेम्परेचर जो है उसको हमें, चाहे अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से और सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से मैनेज करना होगा पर्दे खोलने के साथ साथ। भाई मान लो हमने पर्दे खोल दिए सर्दी में ऑक्सीजन के लिए और टेम्परेचर नहीं बनाया तब भी समस्या है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन लेवल, एक हो गया ऑक्सीजन लेवल का और एक हो गया नमी का। अब आ जाते हैं हम लीटर के ऊपर। लीटर मतलब हमारे फार्म में जो भूसी बिछाई जाती है। तो दोस्तों कुछ लोग तो भूसी बिछाते हैं धान का छिलका, कुछ लोग बिछाते हैं लकड़ी का बुरादा। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, लकड़ी के बुरादे में क्या होता है, डस्ट ज़्यादा होती है। और अगर हमारे फार्म में सूखा ज़्यादा है
मान लो गीला तो लोग नहीं होने देते हैं, गीला होता है तो सब लोग निकाल ही देते हैं, सबको पता है गीलन से परेशानी होती है भाई, कॉक्सी वगैरह है या CRD है और समस्याएं गैस वैस बनती है ज़्यादा गीला होने पर। लेकिन सूखा होने पर भी समस्या है कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें ये होता है, ख़ासकर बरोदे के साथ में तो ज़्यादा परेशानी ये लकड़ी का बरूदा है भाई। लकड़ी के बरूदे में ये होता है, आपने देखा होगा जब हमारा बड थोड़ा बड़ा हो जाता है लगभग आधे किलो के आसपास से, और बड जब तक 2 किलो का 1.5 किलो तक होता है, आधे किलो से 1.5 किलो तक या 1700 ग्राम तक, जब सुबह सुबह का टाइम दिन निकलता होता है और सूरज की किरणें फार्म पर पड़ती हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा और नहीं देखा हो तो आप नोट करना इस चीज़ को फार्म पर जाकर सुबह के टाइम में, कि बर्ड एकदम से सब तरफ को भागता है पंख को फैलाकर, एकदम से भागेगा ऐसे करके जैसे कि उड़ने की कोशिश कर रहा हो, भागता हुआ पंख फैला रहा हो। और एक नहीं, सारे बर्ड करेंगे ऐसा, जो स्वस्थ बर्ड होता है वो ऐसा करता है। तो उस समय में ये होता है जब बर्ड सारा भागता है पंख को फैलाकर, तो डस्ट बहुत उड़ती है अगर ड्राई है तो। अगर हमारी भूसी या हमारा बुरादा ड्राई है, ज़्यादा सूखा है, तो डस्ट बहुत उड़ती है। और वो डस्ट उस समय की फार्म के अंदर 10 से 15 मिनट तक रहती है, क्योंकि उस समय में पर्दे उतने नहीं खुले होते हैं सुबह सुबह के टाइम में। 10 से 15 मिनट ले लेती है डस्ट को नीचे आने में। तो दोस्तों उस समय नाक के अंदर वो डस्ट जाती है बर्ड के। जब वो नाक के अंदर बर्ड के जाती है डस्ट, तो वो नाक को चोक कर देती है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है। जब वो सांस लेने में दिक्कत होती है तो फिर वो मुंह खोल के सांस लेता है, फिर वो मुंह के अंदर डस्ट जाती है, तो वो सांस नली में जाती है, और सांस नली के साथ साथ वो जो है अंदर मुंह में, नाक में, सब में भर जाती है, तो बर्ड में परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर वो एक तरीके से एक वक्त ऐसा आता है कि यही धूल मट्टी उसको बर्ड को CRD का बीमार बना देती है, बर्ड में CRD आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा हमें जो है ड्राई भी अपने फार्म का लीटर को नहीं रखना है। तो ये हो गया, लीटर हो गया, ठीक है। लीटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई और नमी हो गई, ठीक है। अब मेन टॉपिक हमारा जो था वो था टेम्परेचर का, उस पर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो बर्ड को टेम्परेचर चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्ड का एक मानक होता है टेम्परेचर का। उस टेम्परेचर पर आप बर्ड को अगर दाना पानी देंगे तो बर्ड दाना पानी अच्छे से लेगा भी और उसके शरीर को भी लगेगा, और FCR बहुत अच्छा आएगा। अगर आपका सर्दी में टेम्परेचर कम है और गर्मी में ज़्यादा है, तो फीड इनटेक, वाटर इनटेक ऊपर नीचे हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा, बर्ड का डाइजेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। बर्ड का FCR अच्छा नहीं आएगा। अब ये है कि जैसे खासकर उस समय तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जिस समय में हमें बर्ड को जल्दी तैयार करना होता है। भाई हम ग्रोथ प्रमोटर लगा रहे हैं और लीवर लगा रहे हैं, तो उस समय में बर्ड फीड इनटेक बहुत ज़्यादा करता है। जब फीड इनटेक बहुत ज़्यादा करता है तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन के साथ साथ जो टेम्परेचर मान लो अगर फार्म का ज़्यादा है, भाई सर्दी में तो ग्रोथ प्रमोटर लगाने पर समस्याएँ नहीं आती हैं ज़्यादा। गर्मी में अगर फार्म का हमारे टेम्परेचर मानक के हिसाब से ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा ही अगर ज़्यादा है, मान लो हमें टेम्परेचर देना था बर्ड को 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और फार्म का है 100, 102, 103 तक, और इसी बीच में हमारा ग्रोथ प्रमोटर भी चल रहा है, तो दोस्तों उस समय में मोर्टेलिटी बहुत हैवी होती है। डिहाइड्रेशन से बॉडी जो है गर्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा से मतलब कितनी हो सकती है ये बताया नहीं जा सकता। भाई मान लो आपके 1000 बर्ड में 50 मर जाएँ, 20 मर जाएँ, 2 मरें, 3 मरें, 100 मरें, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें जो है बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर उतना कवर नहीं हो पाता है जब तक कि टेम्परेचर मेंटेन ना हो। तो दोस्तों अगर आपने ये 4-5 चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं, एक टेम्परेचर और आपका ऑक्सीजन लेवल और आपकी नमी फार्म के अंदर की, और 1 लीटर का गीला सूखा होना, ये चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो पिछले आपने फ्लॉक पाले हैं अच्छे से अच्छे पाले होंगे, और मतलब ईश्वर करे आप बढ़िया से बढ़िया पालें, लेकिन जो इस पैटर्न पे आप पालेंगे तो देखना उसका मज़ा ही अलग होगा। आपका उसका फीड का जो है रिज़ल्ट भी अलग होगा, बर्ड का देखने में खूबसूरती अलग होगी। वो एक अलग बात है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए चूज़े में या फीड में, तो कोई समस्या रहे और दवाइयाँ देनी पड़ जाए, आपको अलग बात है। वरना अगर आपका चूज़ा स्वस्थ आया है हैचरी से और फीड आपका बैलेंस है, अच्छा फीड है, तो मैं मानता हूँ आपको सिवाय प्रिवेंशन के आपको 1 रुपये की भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इन मानकों के हिसाब से बर्ड को पाला हुआ है। तो जैसा कि मैं भी पालता हूँ दोस्तों, बहुत कम मॉडलिटी पे बर्ड पल जाएगा आपका। तो दोस्तों अगर आपको बढ़िया मेरी जानकारी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर लगभग 20 मिनट के आसपास पहुंच गई है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूं आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे वीडियो रोकनी पड़ जाती है, और अगली वीडियो में अब जो भी जानकारी है वो दूंगा मैं। और जिनको पहले दिन से 10 दिन की दवाइयाँ जाननी हो
वो मेरे पिछले वीडियो में चले जाएं, उनमें हैं, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। बाकी आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा मौसम के हिसाब से समय समय पर जानकारी देता रहूँगा जैसी ज़रूरत होगी, और आप उन वीडियो को देखकर काफ़ी हद तक अपने फार्म में मोर्टेलिटी को रोक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।